हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स रिएक्शन भी तुम बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सारा जो हम लोग का एन फैक्टर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी क्या होता है और रिएक्शन बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे। दो मेथड हम लोगों का होता है, वो सब लोग हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखते हैं पहले कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा इसका जो डेफिनेशन है वो होता है कि टोटल पार्शियली और रियल चार्ज प्रेजेंट इन द एटम। जैसे कि देखो क्लोरीन Cl- अगर हम बोले तुमको तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है कि उसमें कितना चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो Cl- में कितना चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, क्या हो गया, -1। जैसे Na+ से कितना इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1। और यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला चीज है कि इन एटम इन कॉम्बाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। तो कॉम्बाइंड स्टेट में भी हो सकता है और फ्री स्टेट में। जैसे कॉम्बाइंड स्टेट में देखो वाटर में, देखो वाटर में अगर हमको बोले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअली क्या है, तो हम लोगों को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका टेक्निक ये है कि देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये अगर इस इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ ज़्यादा खींच लिया तो ये इधर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसका हो गया प्लस। फिर ये देखो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये हो गया +1, ये हो गया -1। तो इधर देखो इसके लिए +1, इसके लिए -1, इसके लिए -1, तो टोटल ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो हो गया -2। जैसे हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम लोग देखें H2O2, तो HOO इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहे हम लोग और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहे, इसके लिए हम लोग का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। तो इधर देखो ये जो ऑक्सीजन है ये खींचेगा, तो इसका +1 हो गया, इसका -1। ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से खींचेगा, तो ये +1, ये -1। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो इंडिविजुअली ऑक्सीजन का है -1, मगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस ऑक्सीजन को, वाटर में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखला, -2। इसीलिए देखो एक पॉइंट हम लिख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल टर्म होता है। तो एक ही एटम का डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे O2 का देखो, O2 में डबल बॉन्ड होता है, हम लोग को पता है कि ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड होता है। तो इधर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है नहीं, दोनों ही O मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया यहाँ पे 0। तो इधर हम लोग इसके बाद देखेंगे कि SO4 जैसे हम लोग को कुछ दे दिया गया है, कोई स्ट्रक्चर हम लोग को दे दिया गया। जैसे दो एग्जांपल हम लिए हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फेट आयन लिए हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग को बोले कि सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो जो भी निकालना होगा वहाँ पे X पकड़ लेंगे हम लोग, सल्फर को X पकड़ लेते हैं। ऑक्सीजन का हम लोग को पता है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इन जनरल जो जिस ग्रुप में रहेगा, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, ये हम लोग को मालूम है। जैसे ग्रुप 1 में +1, ग्रुप 2 में +2, ग्रुप 3 में, ग्रुप 13 में +3, ग्रुप 14 में +4। उसके बाद जो भी कोई भी ग्रुप आए, ग्रुप 15 में 15 - 18 दैट इज -3। उसके बाद ग्रुप 16 में -2, उसके बाद ग्रुप 17 में -1। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को याद होना चाहिए। ये इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब भी हम लोगों को निकलने के लिए बोलेगा ऐसे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग ये इन जनरल लेवल वाला प्रॉपर्टी हम लोग जो चीज़ है पीरियोडिक टेबल से हम लोग सीखे थे, वो हम लोग को याद होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप में है। तो उस ग्रुप से हम लोग को पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे यहाँ पे सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जो भी जिसको भी निकालना है उसको X पकड़ लो, तो इसको हम लोग एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं और X मेथड भी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का हम लोग को पता है कि वो -2 है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × -2। और ये क्या है, आयोनिक चार्ज के लिए है, तो दैट शुड बी इक्वल्स टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम कैलकुलेट करो, X + 6 निकल के आएगा। अगर KMnO4 में अगर तुमको बोले कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है निकालो, तो मैंगनीज में हम लोग X पकड़ लेंगे। और पोटेशियम का हम लोग को पता है ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो +1 होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे लिखा दिया हम लोग +1। तो पोटेशियम का +1, एक पोटेशियम है तो 1 × +1, मैंगनीज 1 है तो 1 × X,
और ऑक्सीजन का -2 हम लोग को पता है, तो 4 × -2, यहाँ से x कैलकुलेट करो, +7 निकल के आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो हम लोग का क्या निकल के आया, +7 निकल के आया। तो ऐसे ही हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीजन स्टेट से इसका क्या डिफरेंस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हम लोगों का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब पूरा मॉलिक्यूल में 2 सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, कुछ भी रहे तो उसका एवरेज नंबर हम लोग निकालते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए किस मॉलिक्यूल में हम लोग निकाल सकते हैं, उसके लिए 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि इफ मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन 1 एटम, तो मोर देन 1 एटम होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे तुम Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते, मोर देन 1 मॉलिक्यूल, मोर देन 1 एटम होना चाहिए। इफ मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन 1 एटम, और 2 नंबर कंडीशन क्या है, एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी एटम वहाँ पे प्रेजेंट होगा उस मॉलिक्यूल में, हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होना चाहिए, तभी तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पे देख लो, थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड ये है, और तो इसका देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों का, वो है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखो, H सिंगल बॉन्ड S, उसके बाद डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो ये वाला चीज़ हम लोग लगा देते हैं, ये खींचने वाला और पुलिंग और पुशिंग वाला। तो यहाँ पे देखो, सल्फर हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको खींचेगा, और ये सल्फर सेम है, तो यहाँ पे खींचने वाला कोई चीज़ नहीं है। ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड ज़्यादा खींचेगा। तो अगर 2 बॉन्ड इधर खींच रहा है तो इसका 2 चार्ज घट गया, तो इसके लिए +2 हो गया। और ये सल्फर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो -1 हो गया। तो +2 -1 टोटल क्या हो गया, +1। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया। यहाँ से अगर खींचता है तो -1, अगर दे देता है तो +1। तो इधर सल्फर का देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये ऑक्सीजन खींच रहा है 2 बॉन्ड, तो इधर +2, ये भी ऑक्सीजन खींच रहा है यहाँ से, तो +1। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ये इंडिविजुअल। तो देखो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि इंडिविजुअली अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग बोलना चाहिए, इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग बोलना चाहिए, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है हम लोग का +1, और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को दिख रहा है कि +3 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोले, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को यहाँ से मिला सल्फर का, तो यहाँ 1 और 3 ऐड कर दो, +4 हो गया, तो उसका एवरेज कर दो, /2 कर दो, तो क्या आ गया, +2। तो तुम +2 हम लोग का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो तुम यहाँ से इसका जो एल्जेब्रिक मेथड है वहाँ से निकालो। तो लेटर से हम लोग को सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का x पकड़ लेते हैं। हाइड्रोजन का +1 पता है हम लोगों को, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × +1 इज +2, और सल्फर का 2 सल्फर है, एक के लिए +x है, तो 2 के लिए 2x होगा, और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -6 होगा, और ये न्यूट्रल है, तो =0 होगा। चार्ज रहता, अगर ऐसे चार्ज रहता तो =-2, प्लस अगर यहाँ पे प्लस चार्ज रहता तो +1, तो ऐसे जो भी कुछ दिया रहेगा समथिंग। तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम है, तो ये =0 होगा। यहाँ से x कैलकुलेट करो, +2। तो देखो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम लोग को क्या निकला, सेम चीज़ निकला ना, ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकला, और एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग को क्या निकला, +2। तो यहाँ से तुम लोग को ये पता चल गया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर एल्जेब्रिक मेथड से एक्चुअली हम लोग निकालते हैं, वो तुम्हारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। ओके, और जैसे मार्शल गैस देख लो, H2H2O8, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम इधर ड्रॉ कर दिए। इधर तुम देखो, यहाँ पे 2 खींच रहा है, इधर 2 खींचेगा तो 4 हो गया, ऐसे ही इधर 1 खींचेगा 5, इधर 1 खींचेगा 6, तो इधर +6 हो गया। इसका भी देख लो, 2 खींचेगा, इधर 2 खींचेगा, तो 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन खींचेगा, इधर ऑक्सीजन खींचेगा, 6 हो गया। तो इस सल्फर का भी +6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +6 और +6 आ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 आ रहा है। तो इस केस में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, देखो यहाँ पे सल्फर और सल्फर का दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 में है, मगर हम तुम लोगों को कंडीशन क्या लिखा दिए, एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये है नहीं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम आया है। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 निकला था, मगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला है, +2, इसलिए इसको हम लोग
एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सल्फर एटम इन Na2H4O6। तो Na2H4O6 का डायग्राम स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हम फिर से बोल रहे हैं कि जो भी स्ट्रक्चर हम इधर सिखाएंगे उसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर का तुम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे। तो Na2H2O6 का स्ट्रक्चर ये होता है Na+O- S डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O- Na+, ये Na2H4O6 का स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये इसको डायग्राम से अगर हम लोग बोले कि डिफरेंस बोला है कि दो डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सल्फर। चलो देख लेते हैं यहाँ का, इधर दो खींचेगा तो 2 2 4 हो गया, इधर एक खींच रहा है 5, तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इधर +5। ये सल्फर सेम है तो ये तो खींचने वाला चीज़ है ही नहीं। तो इधर और इधर देखो, इधर 2 2 4, इधर एक 5, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 5 हो गया। अब इधर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसका एक से ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन खींचेगा तो ये +1, इधर एक ऑक्सीजन खींचेगा तो इसका ही आ गया तुम्हारा +1। तो बोला कि जो दो टाइप का सल्फर है, तो दो टाइप का सल्फर क्या हुआ, एक टाइप का सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, इधर भी +5, और एक टाइप का सल्फर क्या निकला +1। तो तुमको डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस कर दो ना, 5 - 1 दैट इज 4। सो डिफरेंस क्या हो गया +4। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2011 में आया था ये वाला। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग को आता है, जिसके लिए तुमको स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हम लोगों का। तो देखो यहाँ पे हम लोग हेडिंग ये दी है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम देख रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ मॉलिक्यूल नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम क्या होता है, इट इज द वेट ऑफ एलिमेंट व्हिच कॉम्बाइंड और रिएक्ट विथ 1 मोल और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर एटम, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम हम लोग डेफिनेशन से आसानी से निकल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग का अलग से फॉर्मूला है, मगर डेफिनेशन से इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ एटम तुम लोग निकाल सकते हो। जैसे देखो H2O में तुमको फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, ऑक्सीजन का EW मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2 पार्ट है, ऑक्सीजन क्या है 1 पार्ट है, तो 2:1 है। मगर हम लोग का डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में जितना तुम लोगों का ये रहता है, तो यहाँ पे हम लोगों का देखो जो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है वो हम लोग का क्या होगा, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट वेट डिफाइंड है, राइट। तो यहाँ पे 2:1 है, तो इसको हाफ बनाओ, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये हाफ मोल आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है कि 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन कॉम्बाइंड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइंड विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में जितना वेट रहता है वही तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, हाफ मोल। तो हाफ मोल मतलब हाफ इंटू उसका एटॉमिक वेट कर दो 16, दैट इज 8 ग्राम। तो ऐसे डेफिनेशन में 8 ग्राम ही था, तो मैं ऐसे ही बोल सकते थे। मगर यहाँ पे देखो Al2O3 के लिए क्या होगा, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट तुमको निकालना है। तो इधर बेसिक डेफिनेशन में तो एल्यूमिनियम है नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो इधर जो 4 है, इस 4 के लिए चारों में हम लोग को लाना है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन है तो हम लोग को किस में लाना होगा, हाफ मोल में लाना होगा। तो इधर देखो 2:3 रेशियो में है, 2 एल्यूमिनियम है 3 ऑक्सीजन है, तो 2:3 रेशियो में है। ये 6 से डिवाइड कर दो तो देखो ये हाफ मोल आ गया। तो जब भी ये हाफ मोल हो गया तो हाफ मोल ऑक्सीजन एटम के लिए तो 1/3 मोल क्या है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/3 मोल के लिए जितना होगा वही है इक्विवेलेंट वेट। तो 1/3 मोल, तो 1/3 इंटू एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एल्यूमिनियम का 27 है, तो 27 तो 9 ग्राम। तो 9 ग्राम हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट इन Al2O3। अब देखो तुम डायरेक्टली फार्मूला से भी निकाल सकते हो। तो इस 3 फार्मूला हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाइड बाय 8। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल क्लोराइड में कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन एटम इंटू 35.5। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल हाइड्राइड वो क्या होगा, वेट ऑफ एलिमेंट मतलब वेट ऑफ तुम्हारा मेटल होगा, इधर मेटल दे दो, वेट ऑफ मेटल
बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस 3 फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फार्मूला हम लोग लिखा है तो इस फार्मूला को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 0.71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कॉम्बाइंस विथ सर्टेन वेट ऑफ ए मेटल गिविंग 1.1 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल तुमको पूछा है, ऑप्शन दिया है। तो देखो यहाँ पे कोई भी क्लोरीन है वो मेटल के साथ एडिशन हो रहा है तो मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा। जैसे MClX हो गया, लेटर से MClX हुआ है, मेटल क्लोराइड कैसे फॉर्मेट में हो, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि 0.7, तो यहाँ पे हम लोग का देखो जो मेटल है क्लोरीन के साथ एडिशन हो रहा है, लेटर से MClX हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 0.7 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो 0.7 ग्राम क्लोरीन जो कॉम्बाइन हो रहा है। मेटल का वेट क्या है, मेटल का वेट है, टोटल मेटल क्लोराइड का वेट दे दिया है 1.11 ग्राम। तो अगर मेटल क्लोरीन तुम्हारा 0.71 ग्राम है, टोटल मेटल क्लोराइड 1.1 ग्राम है, 1.11 ग्राम है, तो यहाँ से हम लोग मेटल का निकाल सकते हैं वेट कितना है, माइनस कर दो 1.11 माइनस 0.71, तो मेटल का वेट कितना आया 0.40। अभी जो हम लोग फॉर्मूला सीखे थे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इन मेटल क्लोराइड क्या होता है, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ तुम्हारा क्लोरीन, वेट ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय 35.5। तो यहाँ पे वेट ऑफ मेटल कितना है 0.40, वेट ऑफ क्लोरीन कितना है दे दिया 0.71 ग्राम, इन मल्टीप्लाइड बाय 35.5 इट कम्स अप टू बी 20 ग्राम। सो 20 ग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोग का इक्विवेलेंट वेट था किसके लिए, एटम के लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग का होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो हम लोग का आज का ज़्यादातर टॉपिक एन फैक्टर से रिलेटेड होगा और एन फैक्टर हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि एन फैक्टर ऑफ एसिड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड निकालेंगे, एन फैक्टर ऑफ बेस निकालेंगे, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट निकालेंगे। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे, क्या होता है ये वाला, टोटल नंबर, दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन, द फर्स्ट लाइन इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ एसिड। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ OH माइनस आयन used in neutralization of 1 mole of acid in balanced chemical reaction। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मोल OH माइनस आयन लगा होगा, वही तुम्हारा होता है उस एसिड का एन फैक्टर। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे H2SO4 और प्लस 2OH माइनस गिविंग SO4 2 माइनस प्लस 2H2O। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे कि H2SO4 में 2H प्लस है, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना OH माइनस आयन लगा, इस रिएक्शन में 2 OH माइनस आयन लगा। और तुम हिसाब करके देख लो, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 OH माइनस आयन लगा है, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ गया H2SO4 का 2। और यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो, अगर इसी देखो यहाँ पे भी H2SO4 है, तो यहाँ पे भी अगर H2SO4 है, यहाँ पे देखो क्या बैलेंस केमिकल रिएक्शन में H2SO4 प्लस 3OH माइनस गिविंग HSO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 3H2O। ये भी तुम लोगों का क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल डेफिनेशन, इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन 1 मोल ऑफ एसिड, 1 मोल ऑफ एसिड को कितना मोल चाहिए OH माइनस आयन कितना चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो 2 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 मोल तुम्हारा OH माइनस आयन चाहिए, मगर डेफिनेशन क्या है, 1 मोल ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना OH माइनस आयन चाहिए। तो 2 मोल के लिए कितना OH माइनस आयन चाहिए, 3 मोल। तो डेफिनेशन क्या है, 1 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना OH माइनस आयन चाहिए, 3/2 मोल। तो तुम्हारा एन फैक्टर क्या आ गया, 3/2 मोल। सो दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग एन फैक्टर इफ यू नो द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अदरवाइज इस चीज़ को हम लोग थोड़ा आसान कर लेते हैं। कैसे, जैसे देखो एन फैक्टर ऑफ एसिड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि टोटल कितना एसिडिक H+ है। अब देखो जहाँ पे भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, और स्ट्रक्चर अगर पता नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर पता है तो सही है, स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है तो गलत हो जाएगा। तो मगर क्या कि हम लोग टाइम सेव करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या है, टोटल जितना एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो और जो हाइड्रोजन सल्फर के साथ कनेक्ट हो, उसी हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो 1 मोल एसिड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे देखो यहाँ पे 1 मोल एसिड है, 1 मोल H2HCl है, तो यहाँ पे कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 1।
H+Cl-, राइट। अच्छा, H2SO4 में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2, इधर 2H प्लस SO4 2- होता है, हम लोग को पता है। अच्छा, H3PO4 में क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन 3 होता है। H3PO3 में क्या होता है? अब इसके लिए तुमको डायग्राम चाहिए होगा। H3PO3 का डायग्राम होता है ये वाला। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 2 OH है, मतलब देखो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट होता है उसी को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट है तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट है तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन का हो गया। मगर ये जो हाइड्रोजन है ये तो फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट है ना बेटा, तो ये वाला तो तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हुआ। एसिडिक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा या तो सल्फर के साथ कनेक्ट होगा उसी को एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो H3PO4 अगर H3PO3 अगर तुमको दिया जाए तो अचानक से 3 मत लिख लेना, इसका डायग्राम याद रख लेना। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन कनेक्ट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे n फैक्टर 2 होगा। सिमिलरली H3PO2 में तुम 3 मत लिख देना, इसका डायग्राम देख लो। यहाँ पे ये हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट है, ये भी हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट है, तो ये 2 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बस एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसीलिए n फैक्टर हम लोग का क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये सब चीज़ हम लोग का कॉमन आता है तो तुम याद भी रख सकते हो और डायग्राम जरूर याद रख लेना। जैसे यहाँ पे CH3COOH देखो, CH3COO माइनस प्लस H प्लस होता है, पता है हम लोगों को। अगर इसका डायग्राम तुम याद रख लोगे तो ज़्यादा आसानी होगा। यहाँ पे देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे इसीलिए n फैक्टर क्या हो गया? एसिटिक एसिड का 1। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि देखो H3PO3, H3PO4, H3PO2, यहाँ से सबके देखो किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, किसी का 1 आया। तो इक्विवेलेंट वेट भी हम लोग का वेरिएबल होता है, इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल हो सकता है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे बैलेंस हम लोग किए थे तो यहाँ पे 2OH माइनस आयन आता है, यहाँ पे 3OH माइनस आयन आता है। तो 2 मोल के लिए 2 मोल H2SO4 के लिए 3 मोल OH माइनस आयन चाहिए था, 1 मोल के लिए 3/2। तो यहाँ पे n फैक्टर देखो अलग अलग आया था। तो इसीलिए बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो वहाँ पे तुम्हारा ज़रूर गलत आने वाला है। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला ये तो पहले लिखा दिए थे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर अभी हम लोग एसिड के लिए सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 3 चीज़ देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे अभी हम लोग सीखे कि H2SO4 का तुम्हारा n फैक्टर क्या है? 2। n फैक्टर क्या है? 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 है, 98 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तुमको मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट से कोई पंगा है नहीं, राइट। मॉलिक्यूलर वेट तुम लोग निकाल सकते हो, बस 2 से डिवाइड कर देना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन गिवन रिएक्शन, तो ये वाला रिएक्शन थे। अब ये वाला रिएक्शन बैलेंस्ड है तो यहाँ पे हम लोग बेसिक डेफिनेशन से आएंगे। बेसिक डेफिनेशन, दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन, दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन, प्लीज रिमेंबर दिस। ओरिजिनल डेफिनेशन में क्या बोल रहा था? 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मोल OH माइनस आयन चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे देखो 3Na प्लस 3OH माइनस होता है। तो देखो 2 मोल H2SO4 के लिए 3 मोल OH माइनस आयन चाहिए होगा। 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 3/2। तो यहाँ पे जो तुम इक्विवेलेंट वेट निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट से, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट से n फैक्टर मतलब 3/2 से डिवाइड करना होगा। और उसी के हिसाब से अगर इस रिएक्शन को देखो तो 2 मोल H2SO4 के लिए 1 मोल OH माइनस आयन चाहिए। तो 2 मोल के लिए 1 मोल, 1 मोल के लिए कितना चाहिए? हाफ मोल। तो यहाँ पे तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या निकल का है? हाफ, तो हाफ कर दो, ट्वाइस मॉलिक्यूलर वेट। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 है, उससे मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट निकल के आने वाला है। n फैक्टर ऑफ बेस क्या होता है हम लोग का? तो बेस के लिए जैसे देखो वहाँ पे H प्लस था तो इधर OH माइनस था, इधर H प्लस आएगा। टोटल मोल ऑफ H प्लस आयन यूज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेस। सो इट इज द बेसिक डेफिनेशन। 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मोल H प्लस चाहिए होगा, वही तुम्हारा n फैक्टर है। बट ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी डन इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। सो यहाँ पे देखो BaOH होल 2 प्लस 2H प्लस Ba प्लस 2 प्लस 2H2O, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो 2OH माइनस है तो यहाँ पे देखो 1 मोल है, राइट, 1 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना मोल तुम्हारा चाहिए होगा? 2H प्लस। तो n फैक्टर क्या होगा? 2, क्योंकि 1 मोल बेस के लिए कितना H प्लस चाहिए होगा, वही तो तुम्हारा n फैक्टर है। जैसे यहाँ पे देखो BaOH होल 2
और H प्लस, तो यहाँ पे क्या है 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए कितना मोल चाहिए 1 मोल, तो इधर एन फैक्टर क्या हो गया 1। डेफिनेशन 1 मोल बेस के लिए है, ऑलवेज रिमेंबर 1 मोल बेस के लिए होना चाहिए। और शॉर्टकट टेक्निक हम लोग ऑब्वियसली लगाएंगे कि एन फैक्टर ऑफ बेस क्या होता है कि टोटल कितना बेसिक OH माइनस आयन है वही तुम्हारा एन फैक्टर होता है, और टोटल बेसिक OH माइनस इन 1 मोल ऑफ बेस, इन 1 मोल ऑफ बेस। तो NaOH में देखो OH माइनस 1 है तो एन फैक्टर 1 है, BaOH होल 2 में 2 OH माइनस है तो 2 है, इधर 3 है इधर 4 है, ZnOH 4 में एन फैक्टर क्या है 4 है, क्योंकि 4 रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है, बेसिक OH माइनस आयन है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तुम लोगों का एन फैक्टर ऑफ बोरिक एसिड H3BO3, H3BO3 में तुम्हारा एन फैक्टर निकालने के लिए आता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब तुम देखो इसको बिना डायग्राम का तुम नहीं सॉल्व कर सकते। बोरिक एसिड में H3BO3 में BOH स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम जो होता है वो ऐसे होता है। अगर डायग्राम ऐसे होता है, यहाँ पे तुम जानते हो कि बोरॉन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, इसीलिए जब तुम इसको पानी के साथ मिलाओगे एक OH माइनस उसको एक लिगेंड यहाँ पे फॉर्म होगा, एक लिगेंड यहाँ पे फॉर्म होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन OH माइनस आयन उसको दे देगा। देखिए इसका बोरॉन का जो ऑक्टेट है उसका ऑक्टेट फिल हो जाएगा, तो एक तुम्हारा क्या मिलता है एक H प्लस आयन मिलता है इधर। तो इधर H3BO3, इसको रिएक्शन में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे H3BO3 प्लस H2O बिकम्स BOH4 माइनस प्लस H प्लस, ये हो गया। और हम लोग का डेफिनेशन क्या है टोटल बेसिक OH माइनस आयन इन 1 मोल ऑफ बेस, तो यहाँ पे 1 मोल है, इधर 1 मोल H3BO3 है, और इधर तुम देखोगे अगर H प्लस है तो H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना OH माइनस आयन चाहिए होगा 1 मोल है तो 1 मोल OH माइनस आयन चाहिए, तो एन फैक्टर क्या आ गया 1, तो H3BO3 का एन फैक्टर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रिप्लेस्ड बाय 1 मोल ऑफ सॉल्ट। 1 मोल सॉल्ट कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस किया होगा वही तुम्हारा एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट होता है इन डिस्प्लेसमेंट बैलेंस्ड रिएक्शन। और इसका सिंपल तरीके से इसको बोल सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। जैसे यहाँ पे देखो NaCl हम लोग को कैसे तोड़ता है Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे एक चार्ज है, देखो यहाँ पे Na के ऊपर एक चार्ज है प्लस Cl के ऊपर एक चार्ज है, तो रिप्लेसेबल पॉजिटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या एक है तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। Na2SO4 को तोड़ोगे तो 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, टोटल चार्ज क्या है देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इधर हम लोग का एन फैक्टर क्या आ गया 2। अच्छा इसी तरह Al2SO4 होल 3 अगर हम लोग देखेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे 2Al प्लस 3 3SO4 2 माइनस, अगर इसको देखेंगे तो इधर हम लोग का क्या है देखो 1 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम के लिए प्लस 3 है। हम लोग देखेंगे Al2SO4 होल 3 का क्या होता है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2Al प्लस 3 3SO4 2 माइनस, तो इधर देखो एक एल्यूमिनियम के लिए प्लस 3 है तो 2 एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा प्लस 6 होगा, राइट, क्योंकि हम लोग का डेफिनेशन क्या है टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 6 है तो हम लोग एन फैक्टर क्या आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। अच्छा ये वाला सॉल्ट देखो K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2O, इसका अगर एन फैक्टर निकालना है तो इसका आयन कितना है देख लो, इसको K2 के प्लस होगा यहाँ से, यहाँ पे 2Al3 प्लस होगा। हम लोग टोटल पॉजिटिव चार्ज चाहिए या तो टोटल नेगेटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज छोड़ दो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, तो 2K प्लस इधर और इधर 2Al3 प्लस एक एलिमेंट के लिए प्लस 3 दो एलिमेंट के लिए प्लस 6, तो इधर प्लस 2 इधर प्लस 6, तो टोटल क्या आ गया 8, तो इस सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या आ गया 8 आ गया। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, जैसे AlCl3 में किसको कैसे तोड़ेंगे Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस ऐसे तोड़ेंगे, तो इधर टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है 3 है तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में देखो एन फैक्टर कैसा आएगा AlCl3 प्लस Na2SO4 गिव्स AlClSO4 2 होल 2 प्लस 2NaCl, तो टोटल सॉल्ट क्या है 2NaCl है टोटल सॉल्ट, तो इधर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट, इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। तो देखो इधर 1 मोल AlCl3 है, 1 मोल AlCl3 में टोटल इधर कितना आ गया 2Na प्लस और 2Cl माइनस, 2NaCl को कैसे तोड़ेंगे 2Na प्लस और 2Cl माइनस, तो 2Na प्लस है तो इधर हम लोग का एन फैक्टर क्या आ गया 2 है। 2AlCl3 प्लस 3Na2SO4 गिव्स Al2SO4 होल 3 प्लस 6NaCl,
तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इधर देखो 2 मोल के लिए 6 है, 6 Na+ 6 Cl-, तो 2 मोल के लिए 2 मोल के लिए 6 पॉजिटिव चार्ज, मतलब डेफिनेशन क्या है 1 मोल सॉल्ट होना चाहिए, तो 1 मोल के लिए क्या आएगा 3, तो n फैक्टर क्या आ गया 3 आ गया। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्ट के लिए, बेस के लिए, एसिड के लिए n फैक्टर निकालते हैं। अभी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसके पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। जैसे देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे तब हम लोग पढ़ते थे, अभी हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि वो वाला जो डेफिनेशन होता है वो सब जगह लगता नहीं है। तो हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इधर देखो सोडियम सॉलिड से गैस Na+ प्लस E- हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है सोडियम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, और यहाँ पे सोडियम Na+ का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, तो 0 से +1 हुआ है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इधर ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसको हम लोग +1 से ये लॉस समझाता है। जैसे मगर यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे 0 से 1 मतलब बड़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इसको तुम ऐसे याद रखो कि इधर अगर 0 से +1 है, 0 से 2, +1 से +3 हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, मगर हम लोग देखेंगे ऐसे कि ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बड़ा है तो हम लोग का वहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये हम लोग जानते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। और रिडक्शन का क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन, ये सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो क्लोरीन ने गेन कर लिया, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl- हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि माइनस मतलब डिक्रीज, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज में 0 था, 0 से -1 हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि डिक्रीज हुआ है 0 से -1, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। जिस चीज़ का रिडक्शन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, जहाँ पे एक ही रिएक्शन में हम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में MnO4- प्लस C2O4 2- प्लस CO2 गिव CO2 Mn+2। इधर अगर हम लोग देखेंगे तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि Mn का इधर +7 है, अगर नहीं तुमको नहीं आता है तो इसको निकाल लो। कैसे निकालो कि Mn का x पकड़ लो, तो x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, तो x प्लस ऑफ -2 × 4 दिस गिव्स -1। टोटल चार्ज क्या है -1 है, इधर तुम निकालो x + 7 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग इधर देख सकते हैं कि +2 है, तो Mn यहाँ पे +7 से +2 हुआ है, +7 से +2 हुआ है मतलब घटा है, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया इधर, तो इधर Mn का रिडक्शन हुआ है। अगर इधर तुमने कार्बाइड का देखो, C2 से कार्बन का देखो, तो इधर +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड का है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का है +4, तो +3 से +4 हुआ है, तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग का टारगेट होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन का n फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन का कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब सीधा तुम इतना याद रखो कि 1 मोल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टोटल कितना नंबर चेंज हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देके समझते हैं तो आसानी समझ में आएगा कि MnO4 गिव्स K+ एंड Mn+2, तो बोला कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। कैलकुलेट n फैक्टर ऑफ KMnO4 का n फैक्टर पूछा है। तो एसिडिक मीडियम में अभी हम लोग बैलेंसिंग सीखे नहीं है, जब सीखेंगे तब ये रिएक्शन कैसे लिखे हम बोल देंगे, मगर अभी के लिए तुम ये वाला देख लो कि इसको अगर बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो 5E- प्लस 8H प्लस KMnO4 गिव्स K+ Mn+2 प्लस 4H2O। दिस इज आफ्टर बैलेंसिंग हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर बाद। इधर अगर तुम नोटिस करो कि KMnO4 का n फैक्टर पूछा है, तो इधर Mn का
ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +7 निकाल लो, K का +1 है और इधर ऑक्सीजन का -2 -8 +1 -7, तो x - 7 = 0, x = +7। तो x +7 से क्या हो गया +2 है, मतलब घटा है, तो इधर रिडक्शन हुआ है। तो 7 तो टोटल चेंज क्या है, डेफिनेशन देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल कितना चेंज आया है, 7 से 2 हुआ है, तो चेंज कितना हुआ है 7 - 2 मतलब 5 चेंज हुआ है, 5। तो इसका मतलब n फैक्टर क्या हो गया, n फैक्टर KMnO4 का 5 आ गया इसका n फैक्टर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ केस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ केस में हम लोग n फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर सिंपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे AX/BY AX1 BY1 हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग AX का देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट लेटेस्ट से +P और AX1 का लेटेस्ट से +Q। तो यहाँ पे अगर P > Q है, P > Q है तो यहाँ पे घटा होगा, घटा है तो रिडक्शन होगा। अगर P < Q है, P < Q है तो अगर बड़ा है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो कौन सा केस दिया है वो हम लोग जांच कर सकते हैं रिएक्शन से। तो n फैक्टर इस टाइप का रिएक्शन में n फैक्टर AX/BY का n फैक्टर क्या होगा, x मतलब a का, मतलब जिस चीज़ का तुम देख रहे हो n फैक्टर उसका कोफिशिएंट में नीचे क्या सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा है, x मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज हुआ है, दैट इज मॉड ऑफ P - Q। अगर तुम AX1 BY1 का देख रहे हो कोई बात नहीं, a के नीचे क्या लिखा है x1, तो x1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ Q - P। सो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो यहाँ पे देख लो जैसे KMnO4 चेंज हुआ है Mn +2 में, तो Mn का यहाँ पे +7 है, हम लोग कुछ देर पहले इसको देख लिए कैसे निकालना है। तो Mn +2 यहाँ पे +2, तो +7 से +2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे घटा हो रहा है, घटा हो रहा है, तो इधर हम लोग का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखो तो फार्मूला क्या है, देखो किस चीज़ का निकल रहा है, KMnO4 का। KMnO4 का Mn का हम लोग चेक कर रहे हैं, तो Mn में कोफिशिएंट क्या है 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय टोटल चेंज कितना है 7 - 2 दैट इज 5। KMnO4 अगर Mn2 - MnO2 हुआ हो तो न्यूट्रल मीडियम में, तो ये +4 में चेंज होता है, तो इधर 1 × 7 - 4। अगर बेसिक मीडियम में देखें KMnO4 तो K2MnO4 में चेंज होता है +7 से +6, तो 1 × 7 - 6। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में Cr+3 में चेंज होता है। ये सब सारा याद रख लेना, केमिकल रिएक्शन में बहुत आसानी होगा। Cr+3 तो इधर +6 से +3 हो रहा है, तो इधर देखो Cr2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देख रहे हैं, तो इधर सफिक्स में क्या लिखा है 2 लिखा है, इसलिए बाहर क्या होगा 2 होगा, 2 × 6 - 3 दैट इज 6। तो Na2H2O3 का देख लो, यहाँ पे H2 है तो 2 × और इधर चेंज कितना हुआ है 2 से 2.5, तो 2 - 2.5। C2O4 2 का -2 का देख लो, हमें C2 का +3 है, +3 से +4 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तुमको देखना ही नहीं है, इसीलिए हम लोग मोड लगा दिए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इधर C2 है 2 है, तो 2 × C3 - 4 दैट इज n फैक्टर क्या आ जाएगा, तो हम लोगों का 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा केस हुआ, केस 2 देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स मतलब एक ही चीज़ का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, तो AX/BY का देखो AX1 और BY1 हुआ है, मतलब एक ही चीज़ का AX/BY का हम लोग का डिकम्पोजिशन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन या +P ले लेते हैं, इसका +R ले लेते हैं, इसका +Q, इसका +S। अगर P Q से ज़्यादा है और R S से ज़्यादा है तो दोनों का रिडक्शन हुआ होगा। अगर P < Q है और R <S है तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो n फैक्टर इस केस में n फैक्टर क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाई P - Q, जैसे हम लोग यहाँ पे निकालते थे, प्लस y मल्टीप्लाइड बाई R - S, दोनों को बस ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना। तो एक एग्जांपल देख लो, इधर देखो FeC2O4, ये Fe+3 और CO2 में टूटा है, तो ये Fe का यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो +2 से इधर +3 में गया है, तो बड़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और कार्बन का इधर देखो +3 से +4 हुआ है, तो +3 से +4 हुआ है, इधर +2 से +3, +3 से +4, ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है, रिएक्शन नहीं ऑक्सीडेशन हुआ है, बड़ा है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या करेंगे, इस फार्मूला में लगाएंगे, तो लगा दो। ये Fe का क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4, द n फैक्टर ऑफ FeC2O4 इज 3। तो अभी हम लोग देख लेंगे केस 3 क्या है,
कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो एक चीज़ का हम लोग का ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर एक ही साथ होता है तो उसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे 2H2O2, तो 2H2O2 यहाँ पे O2 और 2H2O में ये टूटा है, तो इधर O2 का देखो -1 है और इधर ऑक्सीजन का 0, इधर -2, तो -1 से -2, तो इसका मतलब इधर बड़ा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और -1 से -2 और भी घटा है तो इधर रिडक्शन हुआ है। तो एक ही चीज़ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। तो अगर इस टाइप का रिएक्शन आए तो इन जनरल केस हम लोग ले लेते हैं कि AX BY, AX1 AX2 और BY में टूटा है, जहाँ पे AX का +P है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +Q और इसका +R है। तो इंडिविजुअली हम लोग निकालना सीखे हैं, तो उसे इंडिविजुअल निकाल लो। जैसे N1 क्या होगा X, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है X इंटू मॉड ऑफ P माइनस Q, और N2 क्या होगा Y इंटू X इंटू मॉड ऑफ P माइनस R, X इंटू मॉड ऑफ P माइनस R। जैसे ही हम लोग N1 N2 निकाल लेंगे तो ओवरऑल हम लोग का जो N फैक्टर निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा वो वाला हो जाएगा N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, Br2 प्लस 6OH गिव्स 5Br माइनस BrO3 माइनस प्लस 3H2O। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि Br2 0 से -1 हुआ है, तो इधर हम लोग का 0 से -1 घटा है तो रिडक्शन हुआ है, और 0 से ये +5 हुआ है तो इधर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अलग अलग से निकाल लो, तो इधर Br2 है तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू 0 P माइनस Q, तो 0 माइनस ऑफ -1 दैट इज 0 + 1, इट कम्स आउट टू बी 2, और इधर 2 इंटू 0 माइनस ऑफ 0 -5, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो N1 है 2, N2 है 10, तो N फैक्टर ऑफ Br2 क्या आ जाएगा N1 इंटू N2 बाई N1 प्लस N2 विच इज 5/3। ना अभी हम लोग एक बैलेंसिंग रिएक्शन, बैलेंस कैसे करना है रिएक्शन वो देखेंगे। अभी बैलेंसिंग कैसे होता है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे मेनली बहुत सारा मेथड है एक्चुअली बैलेंस करने का। तो हम लोग 2 ही मेथड यहाँ पे देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक है आयोन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ इक्वेशन मेथड। तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो टाइम हम लोग का शॉर्ट है, तो आज हम लोग बस एक एग्जाम्पल देखेंगे, और अगला लेक्चर में हम लोग पूरा ऑक्सीडेशन नंबर का और भी एग्जाम्पल और आयोन इलेक्ट्रॉन मेथड कैसे होता है वो सब देख लेंगे। और तुम्हारा बाकी जो आयोनोमेट्रिक टेस्ट वो सब बाकी हम लोग का बाकी कंप्लीट लेक्चर विल बी अपलोडेड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देख लेते हैं। तो ऐसे इस टाइप का मेथड अगर सॉल्व करना है तो तुमको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। जैसे पहला है कि रेडॉक्स रिएक्शन को तुमको लिखना है, अगर नहीं लिख के दिया है तो लिखना है। 2 नंबर है कि हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर तुमको दिखाना है। स्टेप 3 है आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो तुम मेनली देखोगे कि 2 ही एटम ऐसे होगा जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता है। स्टेप 4 देखेंगे कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो देखना है, वो पर एटम के लिए देखना, मतलब एक एटम के लिए देखना है। इफ मोर देन 1 एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज इन्वॉल्व, फाइंड आउट द टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देन मल्टीप्लाई दिस नंबर of increase or decrease of oxidation number with the number of atoms which are undergoing change। तो ये हम लोग एग्जाम्पल देके देखेंगे। स्टेप 5 है इक्वेट द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड बाय मल्टीप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। स्टेप 6 क्या है बैलेंस द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। स्टेप 7 क्या है नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर ऐड करना है तो जिधर ऑक्सीजन का डिफिशिएंट है उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है, और अगर ये एसिडिक मीडियम में है, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो H+ आयन ऐड करना है जिधर हाइड्रोजन एटम डिफिशिएंट है। अगर ये बेसिक सॉल्यूशन में हो रहा है तो वाटर ऐड करना है जिधर हाइड्रोजन का डिफिशिएंट है, और उसका उल्टा साइड में OH इक्विवेलेंट टू OH- आयन ऐड कर देना है, और लास्ट में हम लोग का अगर कोई कॉमन टर्म है तो उसको कैंसिल कर देना है। तो एक आसान सा एग्जांपल देखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे बोला कि रिएक्शन दिखाओ जिंक और HCl, ये वाला बैलेंस करो। तो जिंक और HCl फर्स्ट स्टेप क्या है राइट द रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन लिख दिया हम लोग, जिंक प्लस HCl क्या होता है ZnCl2 प्लस H2। सेकेंड स्टेप क्या है इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो जिंक का H का Cl का सारा का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं।
स्टेप 3 क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे क्लोरीन का -1 है, यहाँ पे -1 है, चेंज नहीं हो रहा है। जिंक का हो रहा है 0 to +2 हो रहा है, जिंक का चेंज हो रहा है, और तुम्हारा H का चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे +1 से 0 हो रहा है। तो स्टेप 3 डन। स्टेप 4 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। तो इधर अगर तुम देखोगे यहाँ पे जिंक 1 है, तो एक जिंक के लिए 0 से क्या हो रहा है +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय +2 पर एटम। और यहाँ पे H +1 से क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय, +1 से 0 हो रहा है तो मतलब डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज बाय 1 + 1 पर एटम। स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 हम लोग का इक्वेट द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड बाय मल्टीप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जैसे यहाँ पे 0 से तुम्हारा +2 हुआ है, मतलब यहाँ पे घटा हुआ है, तो अगर घटा हुआ है तो इधर हम लोगों का रिडक्शन हुआ है, अगर इधर इंक्रीज हुआ है +1 से 0 हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन उधर आया है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो इसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इधर क्या बोल रहा है कि स्टेप 5 क्या बोल रहा है कि इक्वेट द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड बाय मल्टीप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इधर देखो, इधर डिक्रीज क्या हुआ है 1, इधर इंक्रीज क्या हुआ है 2, तो अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो इसका जो कोफिशिएंट है 1 और 2 से इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 2 HCl कर दिए, इधर 2 हुआ है ना, तो इधर 2 है, 2 इंक्रीज हुआ है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को ये स्टेप फॉलो करना है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल्स टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन द रिएक्टेंट साइड, नॉट इन द प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे इंक्रीज तो 2 एटम का हुआ है, 2 हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का, मगर यहाँ पे डिक्रीज 1 का हुआ है, तो इसको इक्वल अगर करना है, 1 और 2 को अगर इक्वल करना है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही किया है। स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 बैलेंस द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हम लोग बैलेंस करेंगे, तो ये सीधा साधा सा एक एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये सीधा सीधा हम लोग का बैलेंसिंग हो गया, हम लोग का जो स्टेप 7 और 8 है फॉलो नहीं करना हुआ, तो अगला दिन हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन OH माइनस वाटर कहाँ ऐड करना है, कैसे करना है, वो सब देख लेंगे। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को डिटेल में हम लोग सीखेंगे, आयोडोमेट्रिक मेथड और बाकी जितना है हम लोग नॉर्मलिटी, वो सब का शाम थोड़ा थोड़ा अगला दिन देख लेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।